अब उसके बाद हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के वक्ती तौर के ऊपर किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहे हैं, आप एग्जाम्प्ट सप्लाईज वगैरह सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक प्लांट इंपोर्ट करना है, हुकूमत कहती है कि मैं किसी भी नॉन रजिस्टर्ड बंदे को प्लांट इंपोर्ट नहीं करने दूंगी। अब आप कहते हैं कि मैं तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता बिकॉज मैं तो डेली एग्जाम सप्लाईज में कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर आपने प्लांट वगैरह इंस्टॉल करना है, कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करनी है, तो आप अपने आप को टेम्परेरी तौर पर रजिस्टर्ड करवा लो। आप इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना। जब वो हो जाएगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो वक्ती तौर के ऊपर किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए हमने अगर अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवानी तो कैसे करवाएंगे। अब ये पॉइंट जो है ये मैन्युफैक्चरर के लिए है कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर है, अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, उसके पास अगर कोई मशीनरी वगैरह नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, अभी उसने मशीनरी बनानी मंगवानी है, उसको उसमें लगाना है, फिर काम करना स्टार्ट करना है, तो फिर वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाएगा एज अ मैन्युफैक्चरर कि वक्ती तौर पर मुझे रजिस्टर्ड कर दें। और ये जब वो एप्लीकेशन देगा 72 घंटों में उसकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर दी जाएगी और उसको 60 दिन तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। उसे कहा जाएगा कि आपने जो जो मशीनरी इंपोर्ट करनी है उसकी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और उसकी कंप्लीट लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी जाए। तो वक्ती तौर के ऊपर आपको उस स्पेसिफिक इंपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड करने दिया जा रहा है। आफ्टर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे टेम्परेरी तौर पर, द पर्सन इज अलाउड टू इंपोर्ट मशीनरी, आप मशीनरी रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो भी है एज अ मैन्युफैक्चरर वो इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो पोस्ट डेटेड चेक है वो आप जमा करवाएंगे। जो ड्यूटीज और टैक्सेस का डिफरेंस होगा, मतलब आपको पता है कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो 3% वैल्यू एडेड टैक्स पे करता है, आप तो नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है, तो 3% का डिफरेंस होता है उसके और आपके टैक्स में। तो इसका जो वैल्यू बनेगी उसका पोस्ट चेक जो है वो जमा करवा देंगे कि ठीक है सर मैं आपको चेक जमा करा रहा हूँ। ये चेक इसलिए जमा करवा रहे होंगे बिकॉज आपने गारंटी देनी होती है कि जो आप मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करने के बाद खुद ही यूटिलाइज करेंगे। अगर वो मशीनरी आपने 60 दिन के अंदर अंदर इंपोर्ट करके इंस्टॉल ना की, इन केस ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो डिसेबल हो जाएगी और ये जो आपने पोस्ट डेटेड चेक जमा कराया हुआ था ये कन्फिस्केट हो जाएगा। डिपार्टमेंट इसको एनकैश करवा देगा। डिपार्टमेंट जो है वो हमारा उसको लेके बैठ जाएगा। उसके बाद है हमारा, अगर किसके पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगी वो अपनी मंथली रिटर्न तो फाइल करेगा, वो रिटर्न तो जमा कराएगा, लेकिन वो कोई इनवॉइस वगैरह इशू नहीं करेगा। अगर उसने कोई इनवॉइस वगैरह इशू कर दी तो उसको उस इनवॉइस के अगेंस्ट कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड टू द पर्संस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। और जो इनपुट टैक्स की अमाउंट अगर आपने कोई रिफंड वगैरह करानी है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आप सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट आपको रिफंड वगैरह नहीं दी जाएगी। ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में से आपको अक्सर क्वेश्चन वगैरह मिल रहे होते हैं, तो बड़ी आसान सी है, इसमें कोई कंसेप्चुअली बात नहीं है जो आप मतलब समझ ना आ रही हो, तो इसको जरा आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लाजमी, एक होना ही होना है। अब इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कहता है इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिसको कहा था कि रजिस्टर्ड हो जाओ, डज नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अप्लाई वगैरह नहीं किया, और नोटिस शैल बी इशूड टू सच पर्सन, उसको हम नोटिस इशू कर देंगे, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कहेंगे पाए ना आपको कहा था ना ये रजिस्टर्ड हो जाओ, क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ, अब आपको नोटिस दे दिया कि आओ हमारे पास, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको सुनवाई का मौका देंगे। आफ्टर रिसीविंग रिटर्न अप्लाई, उसका रिटर्न अप्लाई रिसीव होने के बाद और उसकी पर्सनल हियरिंग के बाद, अगर कमिश्नर को लगे जो भी फैसला करने के बाद, वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास कर देगा। उस ऑर्डर में लिखा होगा कि इस बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए या इसको रजिस्टर्ड होना नहीं चाहिए। तो कमिश्नर इसकी बेसिस पे क्या करेगा, इसकी बेसिस के ऊपर फैसला कर लेगा। Where the person does not respond within the time specified in the notice, जो नोटिस के ऊपर कमिश्नर ने टाइम स्पेसिफाई किया था कि इतने दिनों में आपने हमें रिस्पॉन्ड करना है, अगर आप उतने दिनों में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जो कमिश्नर होगा
उसके पास जो भी आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्यूटर में सबमिट करवा देगा और आपको जोर जबरदस्ती से क्या करेगा, आपको रजिस्टर्ड कंसिडर करवा देगा कि भाई साहब आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब आपको जो कंपलसरी जो कमिश्नर ने रजिस्टर्ड करवा के दिया है, अब आप हो गए हैं, आपको सेल्स टैक्स की तमाम प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको कमिश्नर नोटिस इशू कर देगा कि अपने रिकॉर्ड्स लेके आओ, आपकी सेल्स टैक्स की अमाउंट भी असेसमेंट होगी और आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले लिया जाएगा। इवन आपका ऑडिट भी ओपन हो जाएगा, पूरी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अगर उसने कमिश्नर ने आपको सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड कर दिया और उसको बाद में एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो हमने गलती की थी कि ये बंदे को रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था, इसको हमने गलत तरीके से रजिस्टर्ड कर लिया था, तो द कंप्यूटराइज सिस्टम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर, तो कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर जो कंप्यूटर होगा वो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और उसकी कोई भी लाइबिलिटी वगैरह, कोई भी डिफॉल्ट चार्ज या कोई पेनल्टी वगैरह होगी वो क्या हो जाएगी, वो वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये जो है ये आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है, ये हमारी क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कहला रही होगी कि कमिश्नर ने यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड कर रहा है आपको। उसके बाद है चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर हमारे जो रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स हैं, अगर इनमें कोई चेंजेस, इनमें कोई चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमने पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखे थे, आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाए, पहले आप मिजान में थे अब आप एलाइड में चले गए हैं, आपने गैस का नया मीटर लगवा लिया है, आपका ऑफिस चेंज हो गया, आपने नई बिजनेस प्रेमिसेस खोलनी है, आपने नई मशीनरी लाई, मतलब ये जो हमने पर्टिकुलर्स जमा कराए थे, अगर इनमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो हमने उन चेंजेस को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है उसको देखते हैं। तो इन केस ऑफ अ चेंज इन एनी पर्टिकुलर, कोई भी चीज अगर आपकी तब्दील हो रही है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नोटिफाई द चेंज विद इन 14 डेज, कि उसको चेंज करने के बाद 14 डेज के अंदर अंदर वो कमिश्नर को बताएगा और कंप्यूटराइज सिस्टम जो होगा वो रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। Where the person is unable to file an application directly in a computerized system, अगर आप सिस्टम में दरखास्त नहीं दे पाएंगे कि मैं सबमिट द एप्लीकेशन टू कमिश्नर, वो जो बंदा जिसने चेंज किया है वो आरटीओ का जो कमिश्नर होगा उसको दरख्वास्त दे देगा और जो आरटीओ का कमिश्नर होगा वो मेक श्योर करेगा कि 3 दिन के अंदर अंदर जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस करके आपको रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। माइट भी आपने चेंजेस करने की सिस्टम बैठा हुआ था या कोई भी वट मसले मसाइल हो सकते हैं, वेबसाइट डाउन थी, सर्वर्स का अटैक था, तो आप ज्यादा दिन की आप वेट करें, वेबसाइट कब चलेगी, आप जाके कमिश्नर को फिजिकली दरखास्त दे दें, वो दरखास्त मिलने के 3 दिन के अंदर क्या करेगा, आपके पर्टिकुलर अपडेट करवा देगा। उसके बाद है a change of business category from non-manufacturer to a manufacturer shall be allowed after fulfilling the requirements which applicable for registration as a manufacturer, such as verification of machinery, confirmation of status as an industrial consumer from electric and distribution companies। अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर कैटेगरी में मूव हो रहे हैं तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन चेंज कर दी जाएगी, बट ड्यू प्रोसेस फुलफिल करने के बाद चेंज की जाएगी, इसमें आपके फिजिकल एसेट्स की वेरिफिकेशन और ये तमाम चीजें जो होंगी वो शामिल होंगी। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बड़ा मजे का कंसेप्ट है कि आप एक आरटीओ से, मतलब आप पहले सरगोदा में काम कर रहे थे, आप लाहौर में आ गए हैं, लाहौर से सरगोदा मूव हो गए हैं, कराची से यहाँ पे आप इस तरह की मूवमेंट हो रही है, आपके बिजनेस प्रेमिसेस मूव हो गए हैं, आप सिंध से पंजाब में एंटर हो गए हैं, पंजाब से सिंध में, केपीके में, तो आप अपना आरटीओ जो है वो भी ट्रांसफर करा सकते हैं। कैसे, उसको देख लेते हैं। द रजिस्टर्ड में भी ट्रांसफर फ्रॉम वन कमिश्नर टू अनदर और टू एलटीओ और टू आरटीओ if a registered person intends to shift his business activities from jurisdiction of one commissioner to another or has an any other valid reason, he may apply for the registration which is subject to the approval of such department। अगर वो चाहता है तो वो डिपार्टमेंट को अप्लाई करेगा, डिपार्टमेंट उसको चेंज कर सकती है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, उसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद। The commissioner in whose jurisdiction the registration is now transferred, जिस आरटीओ के पास या जिस jurisdiction के बाद आप अब आ गए हैं, he shall exercise the jurisdiction over such person in a manner as if it always had such jurisdiction।
उसकी जुरिस्डिक्शन आपके ऊपर इस तरह से ही अप्लाई होगी जैसे वो हमेशा से आपके ऊपर था या हमेशा से आप उसके अंडर रह रहे थे। तो ये सिंपल आपने रीड करने की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कि द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन चेंज इन पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन में इन एक्सेप्शनल केसेस, ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं लाइक कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकती हैं, फाइल एन एप्लीकेशन इन द आरटीओ, द कमिश्नर एट आरटीओ विल देन सेंड सच एन एप्लीकेशन टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम विद इन 3 days। अगर सिस्टम में कोई अपडेशन वगैरह करनी थी और वो अपडेशन पॉसिबल नहीं थी और आप कह रहे हैं कि यार नहीं ये तो मसला हो जाएगा, सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो फिर आप कमिश्नर को अप्रोच करेंगे, कमिश्नर को दरखास्त देंगे। कमिश्नर जो होगा वो 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी दरखास्त रिसीव होने के बाद तो सिस्टम जो होगा वो आपका अपग्रेड करवा देगा। उसके बाद है कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप जो है आपका ये बिजनेस है, आप लाहौर में भी रजिस्टर्ड हैं, आप कराची में भी आप कर रहे हैं और यहाँ पे भी, मतलब आप 3 जगहों पे रजिस्टर्ड हैं, तो इसमें कहते हैं कि आपका जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो रही हैं या जहाँ पे हेड ऑफिस जो हम भी पढ़ के आए हैं, आप सिर्फ एक होल्ड करेंगे, जो बाकी हैं जो डिफरेंट एलटीयूज में है वो आप होल्ड नहीं करेंगे, वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। कहता है जी इन केस ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिटेन ओनली वन रजिस्ट्रेशन, उसके पास एक रजिस्ट्रेशन ही होनी चाहिए, एंड सरेंडर ऑल अदर रजिस्ट्रेशन, बाकियों को जो है सरेंडर करनी चाहिए। द एफबीआर में इन स्पेशल केसेस, किसी मखसूस हालात में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ कर सकता है अगर किसी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं डिफरेंट एलटीयूज में या डिफरेंट आरटीओज में सिचुएटेड हो। मतलब आपका एक प्लांट है, आपका गाड़ियों का प्लांट है, टायर्स आपकी फैक्ट्री कहीं और लगी हुई है, लोहे की फैक्ट्री कहीं और लगी हुई है, गाड़ियां कहीं और लग रही हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो डिफरेंट आरटीओज में है, इस केस में आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउ हो सकती है, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद है जी हमारे डी रजिस्ट्रेशन। आप पहले रजिस्टर्ड थे, आप सेल्स टैक्स की तमाम कंप्लायंस कर रहे थे, आप उसको फॉलो कर रहे थे, अब आपने फैसला किया नहीं जी मैंने अब फॉलो नहीं करना, मैंने अब अपने आप को डी रजिस्टर्ड करवाना है। माइट भी आप पहले जिन एक्टिविटीज में डील कर रहे थे वो रजिस्टर्ड थी, अब वो जो हैं वो एग्जेम्प्ट हो गई हैं। ये कुछ भी ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें क्या होती हैं, अब आपने फैसला किया है कि अब आप रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहते, उसके लिए क्या है आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, एवरी पर्सन हु सीजेस टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, जिसने फैसला किया वो अपना कारोबार बंद कर रहा है और हु सप्लाईज बिकम एग्जेम्प्ट, जिसके सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गई हैं, शैल अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर डी रजिस्ट्रेशन, वो कमिश्नर को डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, एंड द कमिश्नर में ऑन सच एप्लीकेशन ऑन, वो उस दरखास्त के ऊपर या अपने इनिशिएटिव के ऊपर क्या करेगा, वो सिस्टम को रिकमेंड कर देगा कि इस बंदे की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाए, नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर जब आप दरख्वास्त देंगे उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी, या अगर आपके ड्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाए विच एवर इज लेटर, मतलब अगर आपने एप्लीकेशन दी है डी रजिस्ट्रेशन के लिए, देखेंगे एप्लीकेशन डेट क्या है और अगर आपके कोई ड्यूज थे कोई पेनल्टीज थी उसकी डेट क्या है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो लेटर डेट होगी जो बाद वाली डेट होगी 90 दिन के अंदर अंदर उस डेट से क्या करेंगे आपको डी रजिस्टर्ड कर देंगे। A registered manufacturer who after registration is covered by definition of cottage industry, एक बंदा एज अ मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड हुआ बट वो कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर गया तो वो भी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा। और जो रिटेलर है जैसे पहले वो टायर 1 रिटेलर में था, अगर वो अब नॉन स्पेसिफाइड में फॉल कर गया है तो वो भी क्या करेगा, वो भी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा। जो कमिश्नर है वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने के बाद कोई लाइबिलिटी वगैरह हुई उसको सेट ऑफ करवाने के बाद क्या करेगा कि भाई अपनी आखिरी रिटर्न जो फाइनल रिटर्न है वो जमा कराओ, अपने तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे करो और निकल जाओ यहाँ से, तुम डी रजिस्टर्ड हो, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी गई है, अब तुम्हें फर्दर रजिस्टर्ड रहने की जरूरत नहीं है।